तो जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे का जो सिलेबस है उसमें 1.3 नंबर का जो पॉइंट है जिसमें आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण करने को कहा गया है। और वर्गीकरण के अंदर सिद्धनाथ और जैन साहित्य तथा रासो साहित्य एवं लौकिक साहित्य भी है। उसके साथ ही उसके सामान्य परिचय देने की भी बात कही गई है। ठीक है, उत्तर में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आदिकालीन साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। जो भी मतलब यहाँ पे आदिकाल के बारे में बताया गया है कि ये प्रारंभिक काल है। आदिकाल का ये वो समय था जब प्रारंभिक समय था। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो लगभग 1050 से 1375 ईस्वी तक फैला हुआ है। यहाँ पे आप लोग विक्रम संवत भी आप लोग देख सकते हैं, ईस्वी नहीं है। इस काल का साहित्य जो है विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाता है। आदिकालीन साहित्य का जो आदिकाल का जो साहित्य है वो विभिन्न प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें वीरता की गाथाएं, धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं और लौकिक जीवन के अनुभव भी शामिल हैं। इस साहित्य में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। यहाँ पे मैं आप लोगों का एक डाउट है जिसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग इस प्रश्न में देखिए, इसमें आप लोगों को कहा गया है कि सिद्ध है, नाथ है, जैन साहित्य तथा रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इसी को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कहा गया है कि इसकी श्रेणी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे धार्मिक साहित्य है, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य है। यहाँ पे 3 श्रेणी कहा गया है, लेकिन ऊपर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 चीजें हैं। ठीक है, पहला है सिद्ध, दूसरा है नाथ, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, पांचवा है लौकिक साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आप लोग देखिए, यहाँ पे आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो 3 है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इन तीनों को एक साथ धर्म संबंधी साहित्य या फिर धार्मिक साहित्य कहा गया है। ठीक है, ये तीनों को एक साथ मतलब धार्मिक साहित्य कहा गया है। और जो घ नंबर का है रासो साहित्य, और अंगा नंबर जो है या फिर ड नंबर जो है लौकिक साहित्य, ये हो गया 5वां नंबर। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको कंप्लीट करिए कि यहाँ पे जो चीजें दी गई है वो ये ऊपर वाला 3 जो है वही धार्मिक साहित्य है। तो उसके अंदर अब हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धार्मिक साहित्य क्या होता है। ठीक है, तो कहा गया है कि इस श्रेणी में वह साहित्य शामिल है जिसकी रचना धार्मिक धार्मिक उद्देश्यों और उपदेशों के लिए की गई थी। इसे 3 प्रमुख धाराओं में बांटा गया है। मतलब ये जो धार्मिक साहित्य ना, धार्मिक साहित्य मतलब क्या है, इसको सुनने से ही पता चलता है कि इस समय में धर्म की बातें कही गई होगी, या फिर धार्मिक जो रचनाएं हैं उसी की रचना की गई होगी, या फिर जो उपदेश दिए गए थे वो धर्म के ऊपर दिए गए थे। तो इसमें सब हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला है हमारा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में क्या होता है, यह बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। जो सिद्ध साहित्य था वो बौद्ध धर्म जो हमारा था, महात्मा बुद्ध के चलाया हुआ जो बौद्ध धर्म है उसमें वज्रयान शाखा से संबंधित है। सिद्धों ने साधना, तंत्र मंत्र और रहस्यात्मक अनुभूतियों को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। सिद्ध के जो कवि हुए उन्होंने तंत्र मंत्र की बातें की, रहस्यात्मक जो अनुभूति हुई उसकी अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। इनकी जो संख्या थी ना वो 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा, सबरपा और कणपा प्रमुख हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये तीनों बहुत प्रमुख हैं सिद्ध साहित्य में। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, जिसमें प्रतीकात्मक और गूढ़ता होती है। मतलब संध्या भाषा का, इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है और उनकी भाषाओं में प्रतीकात्मकता रहती है। मतलब एक की जगह पर दूसरे प्रतीक को दिखाकर बातें की गई होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में। तो सिद्धों की भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। मतलब सिद्ध, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा सिद्ध साहित्य के बारे में। तो जो सिद्ध साहित्य में भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, मतलब सिद्ध साहित्य में जब भोग विलास की भावना जब उत्पन्न होने लगी तो उसी को रोकने के लिए या फिर उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक थे गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ इसके प्रवर्तक थे। और नाथ साहित्य में जो हठ योग है, वैराग्य या फिर इंद्रिय जो निग्रह पर बल दिया गया, इन्होंने वाज्य आडंबरों और जाति पाति का विरोध किया। नाथ साहित्य ने क्या किया, जो दिखावा है, जो छलवा है, जो ऊपर की बाहरी आवरण है, बाहरी दिखावा जो है उसको इन्होंने विरोध किया। जाति पाति के बारे में भी इन्होंने कटाक्ष कही। ठीक है,
जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन कवियों ने अपने धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए साहित्य की रचना की। यहाँ पर जैन कवि जो थे उन्होंने लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या पहुंचाएंगे, अपने उपदेश, अपनी जो वाणी है उसको पहुंचाएंगे। उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने साहित्य की रचना की। इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं और अहिंसा और वैराग्य का वर्णन भी देखने को मिलता है। स्वयंभू को जैन साहित्य का प्रमुख कवि माना जाता है। यहाँ पे जो स्वयंभू है ये एक कवि का नाम है, ध्यान रखना आप लोग। स्वयंभू को जैन साहित्य का प्रमुख कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं जो हैं वो रास हैं, फागु हैं और चरित्र काव्यों के रूप में मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर की, जो कि था रासो साहित्य। तो इस साहित्य की रचना, जो रासो साहित्य में क्या होता है हमारा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इस साहित्य की जो रचना थी ना, उसमें चारण और भाट कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में की। मतलब चारण और भाट कवि किसे कहा गया है, तो चारण और भाट कवि उन कवियों को कहा गया है जो राजाओं के दरबार में रहते थे और उनका ही गुणगान किया करते थे और बदले में पैसा लिया करते थे, उनसे असरफियाँ लिया करते थे। ठीक है, सामान्य परिचय की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आ रहा है, रासो शब्द का प्रयोग वीर गाथात्मक काव्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, जो ये रासो साहित्य है ना, उसकी रचना वीर गाथात्मक काव्यों के लिए किया जाता था। और वीर गाथात्मक काव्यों के लिए मतलब जिसमें वीरता की बातें होती थी। इन काव्यों में राजाओं के युद्धों, वीरता और प्रेम प्रसंगों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है और इनकी भाषा डिंगल पिंगल अर्थात राजस्थानी की मिश्रित भाषा थी। मतलब जो हमारा रासो शब्द का प्रयोग जो हुआ था वो वीरगाथात्मक काव्यों के लिए किया गया था और इन काव्यों में राजाओं के युद्धों का जो वर्णन है उसको दिखाया जाता है, उनकी वीरता को दिखाया जाता है और इन प्रेम प्रसंगों का अतिशयोक्ति, प्रेम प्रसंग मतलब जहाँ पे प्रेम की बातें आती है उसमें उस प्रेम को बढ़ा चढ़ाकर, छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्ति कहते हैं, तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। और इनकी भाषा जो है वो डिंगल और पिंगल, मतलब ये राजस्थानी की मिश्रित भाषा थी। अब अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख रासो काव्य जो है, पृथ्वीराज रासो जैसे चंद्रवदाई ने लिखा, विशलदेव रासो नरपति नालहन ने लिखा, परमाल रासो जिसे जागनिक ने लिखा है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। जो हमारा तीसरा नंबर और अंतिम है लौकिक साहित्य, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि इस साहित्य का जो संबंध था वो किसी धर्म या राजस्व से ना होकर आम जनता और उनके जीवन से था। लौकिक साहित्य का मतलब हो गया इसमें किसी भी धर्म से संबंधित बातें नहीं कही गई। मतलब पहले वाला हमारा धर्म था तो इसमें धर्म नहीं है। दूसरा वाला हमारे राजाओं का था, मतलब राजाओं के दरबार में जो लोग, जो कभी आश्रय लेकर रहते थे उन्हीं के बारे में चर्चा करते थे, ये उस पर भी नहीं है। ये तीसरे नंबर का बिंदु है जिसमें आम जनता की बात होती थी, जो साधारण जो जनता थी उस समय की समाज की, उनके बारे में चर्चा करती है और उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को हमें बताती है। सामान्य परिचय की अगर बात करें तो यह साहित्य मनोरंजन और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए रचा गया था। ये जो लौकिक साहित्य है ये मनोरंजन के लिए रचा गया था और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए रचा गया था, मतलब प्रेम की परिभाषा देने के लिए। इसमें श्रृंगार होता है, हास्य होता है और लोक जीवन के चित्रण की प्रधानता है। जैसे मैं आप लोगों को समझा दूं, यहाँ पे श्रृंगार का मतलब होता है नायक और नायिका, प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो भी मतलब चीज़ें होती हैं उसको हम लोग श्रृंगार वर्णन में रखते हैं। ठीक है, हास्य का मतलब हो गया यहाँ पर जो जिस साहित्य को, जिस लाइन को पढ़ के हम लोग हंसते हैं। ठीक है, और लोक जीवन के चित्रण की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं विद्यापति की पदावली। ठीक है, विद्यापति की पदावली हमारे लौकिक साहित्य की रचनाओं के अंतर्गत आती है, जिनमें श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसके लिए ढोला माधुरा दूहा जो कि एक रचना है जो प्रेम कथा पर आधारित है। ढोला माधुरा दूहा जो है ये प्रेम कथा पर आधारित एक रचना है, कथा है। और खुसरो की पहेलियाँ, यहाँ पे खुसरो को कहने का मतलब है कि अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हमारे लौकिक साहित्य की, जो लोक जीवन से जुड़ी हैं, मतलब लोगों के, आम लोगों के जीवन से जुड़ी है। ना इसमें कोई किसी राजा का वर्णन है, ना ही किसी धर्म से संबंधित कोई वर्णन है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि आदिकालीन साहित्य अपनी विविधता के कारण या फिर विविधता के बावजूद तत्कालीन समाज की प्रमुख प्रवृत्तियों को दर्शाता है।
यहाँ पे तत्वकालीन का मतलब हो गया उस समय की, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, आदिकाल की, ठीक है। तो उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह साहित्य केवल काव्यात्मक रचनाएं नहीं है, केवल काव्य की रचना के लिए ये काव्य रचना हम लोग नहीं किए हैं या फिर काव्य रचना नहीं किया गया है, बल्कि उस समय की जो राजनीतिक थी, सामाजिक थी और धार्मिक स्थिति का भी वर्णन करता है। यह एक ऐसा संक्रमण काल था जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो रहा था। भले ही इस काल की कुछ रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह हो, लेकिन यह हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल के साहित्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो इतने सहज और सरल भाषा में लिखा गया है, जिसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर बैठ जाएंगी। और बाकी जो रह गया है उसको मैंने समझा दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ें अगर डाउट रह गई हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और दोबारा भी अगर चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। उससे भी अगर नहीं होता है तो कमेंट करिए, आप लोगों के डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लाएंगे, जिसमें आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे, जो कि 1.4 नंबर है आप लोगों के यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।